So hello बच्चा पार्टी नमस्कार आदाब सत श्री अकाल and केम छो welcome to SSP the finance and easiest way to learn the concept channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are an ish मोहब्बत with the subject। पिछले क्लास में हमने वन शॉट में पूरा इलेक्ट्रोसिटी कंप्लीट किया जिसमें हमने कैपेसिटर को थोड़ा साइड करके पूरा पढ़ाई कर लिया है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, कमेंट में भी पिन है एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आज हम वन शॉट में सीयूईटी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की जिसका नाम है बच्चा कंप्लीट करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपने 12वीं की बोर्ड की तैयारी कर ली है, आपने एग्जाम भी दे रखा है, शायद आपने शहर से पढ़ाई की है तो आपको बहुत बेसिक तरीके से सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन हम इस वन शॉट में ऐसे पढ़ाएंगे बच्चों कि आपको फिजिक्स के इस चैप्टर से भी प्यार हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इस चैप्टर से पक्का 3 से 4 मार्क्स 4 क्वेश्चन जो है गारंटेड आएंगे, यानी लगभग 20 मार्क्स इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होंगे। पढ़ाई करने के बाद इस वीडियो को देखने के बाद टेलीग्राम में आप जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मेरे ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चीज़ से सवाल पूछा जाता है वो है बेसिक करंट के क्वेश्चन। तो करंट का इक्वेशन क्या है? तो करंट बेसिकली क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को हम करंट कहते हैं। यूनिट क्या होता है इसका? तो यूनिट होता है कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कई सारे किताबों में इसे टेंसर क्वांटिटी का भी नाम दिया जाता है। टेंसर मतलब जो कुछ कुछ वेक्टर हो बट पूरी तरह से वेक्टर ना हो, बट तकरीबन सभी किताबों के अंदर स्केलर ही नाम दिया जाता है, तो स्केलर क्वांटिटी जैसा कि आप जानते हैं। फिर करंट का डायरेक्शन बैटरी के बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के बैटरी के माइनस टर्मिनल तक होता है। बेसिक बातें हैं, आपको सारी चीज़ें याद रखनी और शॉर्ट में क्रिस्प मैनर में आपको पूरा पढ़ाऊंगा। फिजिक्स के इस चैप्टर के साथ आपको प्यार हो जाएगा। चलिए देखिए, तो प्लस से माइनस हो गया। अब एक होता है बच्चा लोग एक एवरेज करंट। कौन सा करंट? एवरेज करंट। तो एवरेज करंट का जो फॉर्मूला है वह है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और अगर मान लीजिए आपको इंस्टेंटेनियस करंट पूछ ले तो आपको लगाना है डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये इक्वेशन हम तब लगाते हैं जब हमारे पास टाइम का इंटरवल हो। जैसे मैं कहूँ 2 सेकंड से 4 सेकंड, तब आप ये फॉर्मूला लगा दो। जैसे मैं कहूँ इंस्टेंटली 2 सेकंड पे करंट बताओ तो ये इक्वेशन लगा दो। एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, आइए देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है q बराबर में 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, और हमने यहाँ पर कहा t बराबर 0 सेकेंड से लेकर के t बराबर में 2 सेकेंड तक करंट बताओ। तो बच्चा आप क्या करोगे? क्योंकि यहाँ पर टाइम का इंटरवल है तो जाहिर सी बात है यहाँ जो फॉर्मूला आप अप्लाई करने वाले हैं वह है I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यानी कि हम सबसे पहले QF निकाल लेते हैं। तो QF में हमें टाइम की फाइनल वैल्यू रखनी है, QF फाइनल टाइम। तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 हो गया, प्लस में 8 हो गया, प्लस में 1 8 8 16 और 1 17 कूलम। इसी तरीके से हम QI निकालेंगे, और QI निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा लोग? 0 रख देंगे, तो ये आपका हो गया 1। नाउ फाइनली आई विल गेट द आंसर ऑफ I एवरेज विच इज फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। 17 में से गया 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, मतलब इतना हो गया आपका 8 एम्पियर आंसर। तो ये एक एग्जाम्पल है एवरेज करंट का। बिल्कुल इसी तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। एंड हाँ बच्चा, अगर इसी तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है तो आपको मॉक टेस्ट तो देना बनता है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि कैसे 50 क्वेश्चन तक पहुंचना है, क्या अप्रोच होना चाहिए। इसीलिए इस चीज को देखते हुए हमारी छोटी सी टीम ने आप लोगों के लिए मात्र 500 रुपए में, 500 रुपए भी नहीं 499 में हमारे एप्लीकेशन क्लास 24 पर मॉक टेस्ट भी लॉन्च किया है, जिसमें इंग्लिश, जनरल टेस्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा 10 पेपर हैं। प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपकी एग्जाम बहुत अच्छी जाएगी। इसे परचेज करने के लिए क्लास 24 ऐप डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन में CUET सिलेक्ट कर लेना, वहां पे हमारा मॉक टेस्ट आपको दिख जाएगा। लिंक क्लास 24 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पर भी। तो एक सवाल हो गया। अगर मान लो इसी में एक क्वेश्चन हम और लेके आ जाए सेम, और मैं कहता कि t बराबर 4 सेकेंड पर करंट बता दो, तो 4 सेकेंड पर आप रखोगे तो अब देखो सिंगल टाइम है, यानी बच्चा यहाँ पर हमें क्या करना होगा? डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। करेक्ट? कैसे मुझे पता चल गया कि डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी ही लगेगा? एक सेकेंड बच्चा लोग, ठीक है, ऑडियो चेक कर रहे थे, एवरीथिंग इज फाइन, गुड। क्योंकि यहाँ पर सिंगल टाइम है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना हो गया? 4t प्लस में 4। तो आप जैसे ही t बराबर 4 रखोगे, 4 चौके 16 प्लस 4 कितना हो गया बच्चा लोग? 20 एम्पियर। दैट्स इट। तो आपका फाइनल जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 20 एम्पियर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। और कुछ बातें आप जैसे समझिए, जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूक्लियस के आसपास एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत कॉमन है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इजी पड़ जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है न्यूक्लियस के ऑर्बिट में, मतलब एटम के अंदर, एटम के ऑर्बिट में, नॉट न्यूक्लियस के ऑर्बिट में, न्यूक्लियस तो बहुत छोटा हो गया, तो क्या वो करंट बना सकता है? आंसर है यस, बिकॉज चार्ज चल रहा है ना।
तो करंट बना सकता है। तो वो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन और टाइम आपका टाइम पीरियड। जब भी कोई चीज सर्कल में चलती है, घूमती है गोल गोल, तो हमेशा टाइम पीरियड होता है। तो E/T आपका क्या हो जाएगा, E/F फ्रीक्वेंसी, बिकॉज टाइम पीरियड का ठीक उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ करंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं I इज इक्वल टू Q/T में Q को मैं N ही लिख दूं तो भी तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो आपको अगर करंट पता हो 10 सेकेंड में कितने फ्लो ऑफ चार्ज गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मूला हाउ क्विकली कमिंग इन योर माइंड। तो CUET को बहुत अच्छे से क्रैक करना चाहते हो ना, तो आप कोई भी चीज करो कि ना करो, लेकिन सारे फॉर्मूले को याद करो। और हमारे लेक्चर्स में आपको यही मिलेगा बच्चा, क्विकली सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो सब हम सीखेंगे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होता है E बाई M इंटू टाउ। यहाँ जो टाउ है वो रिलैक्सेशन टाइम है, करेक्ट। ये आपका चार्ज है, कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड M आपका मास है। अब यहाँ से पता चल रहा है कि VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, जितना कम मास होगा उतना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। अब एक सवाल पूछ सकता हूं मैं कि बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छी है। वेरी इजी, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो उसका ड्रिफ्ट स्पीड कम होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसका ड्रिफ्ट ज्यादा होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 × 10⁻31 kg एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 × 10⁻27 kg। चलिए, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला बनता है करंट डेंसिटी का, इनके साथ एक रिलेशन होता है। अब करंट डेंसिटी क्या है बाबू, तो J बराबर में होता है I/A। करंट डेंसिटी क्या होता है, J बराबर I/A। इसका यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन में होता है। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, J बराबर में NE/VD। बड़े सारे इस पर से क्वेश्चन आपके NCERT टेक्स्ट बुक में भी है। NCERT टेक्स्ट बुक को सॉल्व करना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करना, वहाँ पूरा NCERT 12वीं का सॉल्व हमने करा दिया है बहुत पहले। इन बहुत सारे बच्चों ने उसे देखा है, आप मिस मत करिए, देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सर्च करो या यूट्यूब पे सर्च करो NCERT सॉल्यूशन बाय बाबा SSP, यू विल गेट दैट वीडियो। तो अब इसे हम थोड़ा तोड़ सकते हैं ना। ये वीडियो को हम लिख सकते हैं बच्चा L/T, क्योंकि स्पीड वाला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो कई सारे सवालों में मैंने देखा है कि लेंथ पूछ लेता है, टाइम पूछ लेता है, तो आप ये इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड ही एक फॉर्मूला निकल करके आता है, डेरिवेशन, बट आपको डेरिवेशन पर तो जाना नहीं है। रेजिस्टिविटी, तो जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है वो है Ne² टाउ अपॉन में M। गलत, ये है आपका M अपॉन में Ne² टाउ। और रेजिस्टिविटी का ठीक उल्टा होता है कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो है आपका ठीक इसका उल्टा Ne² टाउ डिवाइडेड बाई M। यहाँ से रेजिस्टेंस का अगर हम इक्वेशन सोचें तो रेजिस्टेंस बच्चों नॉर्मली R बराबर में ρL/a होता है, साथ ही साथ R प्रोपोर्शनल टू L का स्क्वायर, R प्रोपोर्शनल टू 1/a का स्क्वायर। ये इक्वेशंस को अच्छे से नोट डाउन करना, क्योंकि ये इक्वेशंस तब लगते हैं जब हम वायर को खींचते हैं। व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर, इट्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ। यानी अगर मैं लेंथ को 2 गुना बढ़ाऊं तो मेरा रेजिस्टेंस 4 गुना होगा, ना कि R प्रोपोर्शनल टू L होगा। तो ये रेजिस्टेंस के इक्वेशन हो गए। इसके साथ साथ रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन भी आपको याद रखना है। RT इज इक्वल टू RT0 ब्रैकेट 1 + अल्फा T माइनस में T0। कुछ दिन पहले ही नीट की परीक्षा समाप्त हुई है। बच्चों को हमेशा मैं कहता था कि जितना मैं आपको बता दूं वहाँ से क्वेश्चन आए, तकरीबन 70 से 80% सवाल जो बच्चे लास्ट क्लास में 1 मंथ 1 शॉट पढ़े हैं वहाँ से आया है, एंड एक क्वेश्चन यहाँ से आया था। हर बार हर मोटिवेशन हर शॉर्ट वीडियोस में मैंने बच्चों को कहा था यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। RT क्या होता है, रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर, T0 मतलब इनिशियल टेम्परेचर, अल्फा आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एंड देन T माइनस T0 इज द टेम्परेचर डिफरेंस। सो दीज आर द इक्वेशन। इन्हीं को देखते हुए आप रेजिस्टिविटी का भी बना सकते हैं 1 + अल्फा T माइनस में T0। ठीक है बच्चा, तो ये दोनों ही इक्वेशन आपके सामने। तो कुल मिला करके ड्रिफ्ट स्पीड से रिलेटेड ये सारी बातें हो गई, और इसके अंदर हमने एक और चीज ऐड कर दिया, रेजिस्टिविटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी डन। ओम्स लॉ, यस, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, V = IR, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका ग्राफ। अगर आप इसके ग्राफ को ध्यान से देखें बच्चा V वर्सेस I का, तो वो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ आपका थीटा है, जो आपका tan थीटा है, वो आपका डेल्टा V अपॉन में डेल्टा I की वैल्यू देगा, और वो हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी ये जो आपका tan थीटा है यही आपका रेजिस्टेंस है, यही आपका V अपॉन में I है।
ठीक है बच्चा, लेकिन कमेंट करके जवाब दीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा था, CUET एकदम बोर्ड लेवल का ही फिजिक्स देता है, तो आपको ऐसे ही प्रिपरेशन करनी है। अब कमेंट करके बताइए कि क्या ये दोनों ग्राफ सेम है, पहला सवाल। एंड दूसरा सवाल ये है कि क्या यहाँ पे tan थीटा रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा या कुछ और वैल्यू देगा, और अगर कुछ और वैल्यू दे रहा है तो वो कौन सी वैल्यू दे रहा है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। तो जितने ही बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा। रेजिस्टेंस से बातें हमने कर ली, रेजिस्टिविटी से भी बातें हमने करी, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस भी हमने कर लिया, अब करंट डेंसिटी भी ये हो चुका है, एक ही साथ हम कर रहे हैं। मोबिलिटी, चलो मोबिलिटी का मतलब होता है VD अपॉन में E, इसको है ना म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या पूछ सकता है पता है, इसका पूछ सकता है यूनिट, तो इसका यूनिट देखो कितना आसानी से बन गया, अगर फॉर्मूला याद है तो। वोल्टेज पर मीटर होता है, नहीं मीटर पर सेकंड होता है, और इसका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्टेज पर मीटर, तो क्या बन गया मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड एंड वोल्टेज, ये हो गया आपका मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्टेज। इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए देखिए ये हो गया L2, ये हो गया T-1, और V का हम कैसे निकालेंगे, तो V बराबर में W डिवाइडेड बाई Q, W यानी कि M1 L1 T-2 सॉरी L2 बिकॉज दैट इज वर्क यानी एनर्जी। एंड अगर मुझे Q का निकालना है तो Q बराबर I इंटू T, I का होता है बच्चा A1, टाइम का होता है T1, तो इस हिसाब से ये हो गया M1 L2 T-3 एंड देन A-1, जस्ट प्लेस ओवर हियर। तो ये आपका हो गया M-1 बिकॉज ऑलरेडी माइनस है, L-2 देन T3 एंड देन वी हैव A1, तो आपका आंसर हो गया M-1, ये देखिए कट गया, T2 एंड देन वी हैव A1, ये आपका आंसर है। दिस इज ऑल अबाउट मोबिलिटी। बट मोबिलिटी जो VD बाई E आया है, अगर आप VD को यहाँ से रख दो, दैट इज E कैपिटल E बाई M इंटू टाउ, और ऑलरेडी नीचे E है, तो देखिए कट गया, यानी मोबिलिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M है बच्चा, क्योंकि E और टाउ तो कांस्टेंट होंगे। तो अब इनका रिलेशन ऐसा है कि अगर मास ज़्यादा है तो मोबिलिटी कम होगी, मास कम है तो मोबिलिटी ज़्यादा होगा। बड़ी सिंपल सी भाषा में मोबिलिटी मतलब चलना। तो कौन अच्छे तरीके से चल सकता है, जो हल्का होगा। हल्का कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन के मोशन को ज़्यादा भाव दिया जाता है कंपैरिजन टू प्रोटॉन। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो पहले हम सेल्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। तो सेल हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 12वीं बोर्ड की तैयारी आप हमसे कर चुके हो बच्चा, बहुत डिटेल में हमने सब कुछ आपको पढ़ाया। EMF कहते हैं इसको। इसको अगर आप किसी भी वायर के साथ ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल R है, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा। वो करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I बराबर V वोल्टेज डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस, बोथ आर इन सीरीज, तो R प्लस R के बराबर हुआ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू E। ये देखिए IR क्या है, तो इसके अक्रॉस का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है IR, इसमें से करंट जाएगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज है ना बच्चा। तो IR जो है V अगर मैं लिख दूं तो V बराबर में E माइनस में IR हो गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस और द बैटरी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है जिसको कहा जाता है ओपन सर्किट कंडीशन। केस 1 ओपन सर्किट कंडीशन। चला सोच के देखिए ओपन सर्किट कंडीशन क्या होगा। ओपन सर्किट कंडीशन मतलब EMF को किसी वायर के साथ कनेक्ट ही नहीं किया, तो जो V है वही E के बराबर होगा, बिकॉज I आपका क्या होगा, 0 होगा। तो अगर I 0 है तो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही E है, क्योंकि बैटरी यूज ही नहीं हो रही है। दूसरी एक कंडीशन होती है शॉर्ट सर्किट कंडीशन। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, लोग गलत तरीके से पढ़ाते भी हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चा। शॉर्ट सर्किट कंडीशन का मतलब होता है कि इसको आपने कनेक्ट किया और यहाँ कोई रेजिस्टेंस ही ना, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी ना हो ऐसा नहीं होता। रेजिस्टेंस को आइडियली आप थोड़ा कम कर सकते हो, बट वो 0 कभी नहीं होता। बट ऐसा एक कंडीशन माना गया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब इसको आपने जिससे लगाया उसका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो जरा सोच करके देखिए, अगर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, करंट तो चल रहा है, तो I इंटू R बराबर क्या हो गया, 0। तो अगर यही 0 हो गया, I इंटू कैपिटल, बिकॉज यहाँ से करंट ही नहीं चल रही है, शॉर्ट सर्किट, तो ये रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस 0 तो IR 0। तो अगर IR 0 है तो आपका E बराबर में IR है, तो I बराबर में E बाई R है। क्या हम इसे मैक्सिमम करंट कह दें? हाँ, अगर 12 वोल्टेज का बैटरी लेके आए हो, उसका रेजिस्टेंस इंटरनल 1 ओम है, तो मैक्स टू मैक्स कितना करंट दे सकता है, 12 एम्पियर। कब? जब वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में होगा तब। तो ये है आपकी सेल्स की कहानी, इंटरनल रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट कंडीशन। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं सीरीज।
तो देखिए सीरीज पैरेलल कनेक्शन को ध्यान से हमें सिर्फ फॉर्मूला ही याद करना है। अगर इस तरीके से आपके सामने सेल्स में लगा दूं, ये इसका इंटर रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, ये आपका E1 है, ये आपका E2 है, तो जो इक्विवेलेंट EMF होता है वो आपका E1 प्लस E2 अपॉन में बच्चा लोग R1 प्लस में R2 होता है। ये गलत, सिर्फ E इक्विवेलेंट इतना हुआ, और जो आपका R इक्विवेलेंट है वो आपका होगा R1 प्लस में R2। सवाल ये है कि क्या हमेशा प्लस ही रहता है E1 प्लस E2, तो इसका आंसर है नहीं, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा प्लस हो। ये डिपेंड इस बात पर करता है बैटरी का करंट का डायरेक्शन किधर है। यहाँ से देखिए करंट ऐसे चल रहा है, यहाँ से देखिए करंट ऐसे ही चल रहा है। जब भी करंट का डायरेक्शन सेम हो, टर्मिनल्स इस तरीके से हो कि दे आर फ्लोइंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो उस वक्त आपको प्लस लेना है। लेकिन अगर बैटरी के टर्मिनल्स को अपोजिट कर दिया जाए, इसका प्लस इधर आ जाए, तो इसकी करंट यहाँ जाना चाहेगी, क्योंकि करंट का डायरेक्शन बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ होता है। और ये मैं ऐसे ही रखूँ, ये माइनस और ये प्लस, तो ये करंट ऐसे बाहर है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूँ इधर, तो ये करंट ऐसे बाहर है। जब भी डायरेक्शन ऑफ करंट बैटरीज के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हमें उन्हें माइनस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो वी विल ऐड इट। तो ये आपका सीरीज हो गया। अच्छा, पैरेलल में क्या खास बात है? कुछ नहीं है, सब आसान है, बस याद करना है बढ़िया से। जो बच्चा बढ़िया से फॉर्मूला याद कर लेगा, समझ जाएगा कहाँ लगाना है इक्वेशन, वो जंग जीत जाएगा। तो पैरेलल में देखिए ऐसा कनेक्शन होता है, जैसे ये एक बैटरी हो गई, ये आपकी दूसरी बैटरी हो गई, एंड आप इनके कनेक्शंस को देख ही रहे हैं, राइट। तो ये पैरेलल कनेक्शन हुआ। तो इसका जो इक्विवेलेंट EMF निकलता है वो इस फॉर्मूले से निकलता है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डैश 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 डैश, जितने भी होंगे उन्हें ऐड करते चले जाइए। और जो इनका R इक्विवेलेंट है, क्योंकि वो पैरेलल है, तो मम्मी लगा देंगे सीधा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही रेजिस्टेंस है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर मम्मी लगा देंगे मतलब माँ, MA, माँ से प्यार करते हो ना, डोंट ट्रबल योर मॉम। तो M फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड A फॉर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, व्हेनेवर द रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल यूज दिस इक्वेशन। तो ये हो गया बच्चा आपका सीरीज एंड पैरेलल। अब बात करेंगे किरचॉफ रूल के, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल बहुत ही सिंपल, कई बार आपने किया भी होगा। जैसे मान लो यहाँ से करंट आ रहा है I, यहाँ से करंट गया I1 और यहाँ पे I2, तो जंक्शन पे जितने भी इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होने चाहिए, I बराबर में I1 प्लस में I2। ये आपका जंक्शन रूल है। यहाँ पर एक मेथड लगता है, एक नियम लगता है, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल रहेगा, इसे याद रखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी 100 कूलम यहाँ पर आए तो अगर 50 यहाँ गए तो 50 यहाँ जाएंगे, अगर यहाँ पर 100 आए यहाँ 30 गए तो यहाँ 70 जाएंगे। दोनों में डिफरेंस समझिए। भले फ्लो ऑफ चार्ज अलग अलग गए, लेकिन सम ऑफ द चार्ज आफ्टर क्रॉसिंग द जंक्शन इज कांस्टेंट। शुरू में भी 100 थे, ज़्यादा टाइम में भी कितना है, 100 है, तो वो कभी भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए यहाँ पर, इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जिक्र किया गया है। तो ये आपका जंक्शन रूल हुआ। अभी हम बहुत सारे सवाल भी करेंगे। अब लूप रूल को देखो, विश्वास नहीं मानिएगा, नीट में डायरेक्ट ऐसा ही सवाल आ गया था। कैसा? जैसा मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये आपका V1 है, ये आपका V2 है, ये आपका रेजिस्टेंस R2 है, ये आपका रेजिस्टेंस R1 है। चलिए मान लीजिए करंट ऐसा चल रहा है, तो अब इसके अंदर हमें लूप रूल लगाना है। सबसे पहले पूरे सर्किट में करंट के डायरेक्शन को ऑब्जर्व करके टर्मिनल्स ऑफ रेजिस्टेंस को प्लस माइनस करो। करंट जहाँ से एंट्री ले वो प्लस, जहाँ से निकल गया माइनस। ये आपका है प्लस, ये आपका है माइनस। ऐसे ही चल रहा है करंट, तो देखो यहाँ से घुसा प्लस, यहाँ से माइनस, ये बैटरी का बड़ा डंडा प्लस एंड देन माइनस। बस इसके बाद तो आप अपने चलने की डायरेक्शन को डिसाइड कर लो। जैसे मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो मैं यहाँ से आ गया, माइनस आया तो माइनस में I एंड देन R1। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर IR क्यों, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला V बराबर IR, वही होगा। बट माइनस क्यों लिया, बिकॉज हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, लास्ट एंडिंग माइनस। अगर मैं ऐसे डिसाइड कर लेता चलना तो फिर मैं प्लस लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार आप चलना शुरू कर देते हो तो जिस दिशा में आप चले हो सर्किट में उसे चेंज ना करें। अब आप इधर बढ़ें तो ये आपका हो गया माइनस में V1, फिर आप देखिए इधर चल रहे हैं, ये है आपका माइनस में R2, फिर आप इधर चल रहे हैं माइनस में V2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये हो गया आपका IR1 प्लस में IR2 इज इक्वल टू V1 प्लस में V2। अगर आपको इसी में करंट पूछ लेता तो आप निकाल देते V1 प्लस V2 अपॉन में R1 प्लस R2, कुछ भी पूछ सकता है। सो लूप रूल में क्या याद रखना है कि अगर हमें रेजिस्टेंस दिखे
तो हम क्या देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट, जहाँ से घुसा प्लस, जहाँ से निकला माइनस। तो और उसी के हिसाब से हमें क्या लेना है, प्लस माइनस। अगर मैं इधर मूव कर रहा हूँ तो माइनस आई आर, अगर मैं इधर मूव कर रहा हूँ तो प्लस में आई आर। बैटरी दिखे तो आपके मोशन को देखो, आप इधर हो तो माइनस वी, आप इधर हो तो प्लस में वी। क्लियर है? ठीक है, चलो लूप रूल भी डन हो गया। अब हम कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, कार्बन कलर कोड। कलर कोड ये तो बहुत ही सिंपल है, बीबी रॉय। ये आपको ट्रिक याद रखना है, आई होप कि आपको याद भी होगा। ग्रेट बट वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर एंड देन नो कलर। सर व्हाट इज दिस? अरे बच्चा बहुत ही सिंपल है। क्या चीज़ है ये? कलर कोड को याद करने का तरीका, बीबी रॉय ग्रेट बट वेरी गुड वाइफ, वाइफ का नाम आते ही गोल्ड सिल्वर लाके दो। सर आपको कैसे पता? झेल रहे हैं बच्चा लोग। ठीक है, तो यहाँ पर B4 आपका ब्लैक हो जाएगा, ये आपका ब्राउन हो जाएगा, ये आपका रेड हो जाएगा, ये आपका ऑरेंज हो गया, ये आपका येलो हो गया, ये आपका ग्रे हो गया, ये आपका ब्लू हो गया, ये वायलेट हो गया, ये आपका ग्रे, यहाँ पे ग्रीन है, पहले ग्रीन है फिर ग्रे है। ठीक है, ये कंफ्यूज ना होए। फिर वाइट आएगा, फिर गोल्ड आएगा, फिर सिल्वर है और फिर नो कलर है। एक्चुअली होता क्या है आप जानते भी होंगे, ऐसे प्रश्न आपने देखे होंगे। कार्बन का रजिस्टर बना होता है, उस पर ऐसे 4 पट्टे होते हैं। जैसे मान लो ये रेड, ये आपका ब्लैक, ये आपका ग्रीन और लास्ट वाला आपका गोल्ड। तो सबसे पहले रेड पर चाहिए, इनको नंबरिंग कर दो 0 से स्टार्ट करके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद में बच्चा ये आपका होता है 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस में 10% एंड प्लस माइनस में 20%। अगर ये भूल जाओ तो बस ये याद रखना, ही बताता हूँ इसका क्या काम। अब जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा है रेड, तो रेड देखो, तो रेड में क्या नंबर आ रहा है 22, 2 2 तो 2 लिखा। फिर सेकंड पट्टा ब्लैक, ब्लैक में क्या आ रहा है 0, तो उसके बाद 0 डिजिट लिख दो। तीसरे के लिए गुणा करिए, मल्टीप्लाई। तीसरा पट्टा कौन सा है? ग्रे है, ग्रे देखो कहाँ है 8, तो इसको 10 की पावर मल्टीप्लायर बोलते हैं। फर्स्ट सेकंड पट्टा इकाई दहाई बताएगा। ठीक है, फर्स्ट डिजिट एंड देन 10th डिजिट, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट यही बोलते हो ना। एंड थर्ड वन इज सेट टू बी द मल्टीप्लायर एंड द लास्ट वन विच विल टेल यू द टॉलरेंस। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड में प्लस माइनस 5% है, तो ये आपका फाइनल आंसर है प्लस माइनस 5%। अब ध्यान से सुन लो कि ये प्लस माइनस 5% का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि 20 × 10⁸ का 5% निकालिए, जो भी आएगा उतना ही आपको इस आंसर में प्लस करना है, यहाँ से यहाँ तक में। 20 × 10⁸ में प्लस जो भी परसेंटेज है, सपोज x, तो प्लस x एंड देन उतना ही माइनस करना है, तो वो उसकी रेंज है। तो टॉलरेंस ये बताता है कि भैया अगर इस तरीके का कार्बन रजिस्टर है तो उसकी लिमिट यहाँ से यहाँ तक है। चलो अब हम बात करेंगे बढ़िया से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की। तो सबसे पहले मीटर ब्रिज, अच्छा खासा आपको डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है। तो ये एक लंबा सा मीटर पट्टी होता है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है, यहाँ एक गैप होती है जहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस होता है और यहाँ पर आपका एक नोन रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स। फिर हम इसको जॉकी की को पकड़ते हैं, कहाँ गया हमारा जॉकी की जी, ये रहा जॉकी की। इसको इसके ऊपर चलाते हैं, तब तक चलाते हैं जब तक इसमें डिफ्लेक्शन 0 नहीं हो जाता। जैसे मान लो किसी 30 सेंटीमीटर पर 0 डिफ्लेक्शन आया और R1/R2 ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। एक अगर आपका 30 सेंटीमीटर है तो दूसरा वाला जाहिर सी बात है 100 से माइनस करने पर आता है। तो इनमें से एक नोन रेजिस्टेंस होता है और एक आपका अननोन रेजिस्टेंस होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम आंसर ले आते हैं। फिर आता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की सबसे खास बात ये होती है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है किसका, ईएमएफ का। और इस तरीके से देता है क्योंकि जनरली, चलो नॉर्मल अब आपको समझा ही देते हैं। जैसे मान लो ये आपका 20 वोल्ट है बराबर बच्चा, एंड यहाँ जो रेजिस्टेंस है क्या हो 5 ओम है। यहाँ से चलने वाली करंट कितनी है, आई बराबर V/R, तो 20/5 यानी कितना हो गया, 5 के 20, 4 एम्पियर। ठीक है, तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज भी कितना हुआ,
इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज कितना हो गया, 5 चौके 20 वोल्टेज, 20 ही हो सकता है तो 20 वोल्टेज ही होगा। अगर मुझे इसको मापना हो तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा वोल्टमीटर। देखिए जैसे ही आप वोल्टमीटर लगाएंगे दिक्कत ये हो रही है कि जो 4 एम्पियर है कुछ अमाउंट का करंट यहाँ से चला जाएगा, सपोज 1, तो यहाँ से चल गया 3, तो अब आपको V बराबर आई आर यानी 5 3 15, तो ये एक्चुअल रीडिंग 15 वोल्टेज दे रहा है, बट आना कितना था 20 voltage. So what is the problem? The problem is some amount of current will flow through the galvanometer's voltmeter while we connect it to the parallel combination. So this is the problem. So to avoid this problem, we have to generate another circuit that is known as potentiometer. What it does? ये actual value of voltage drop देता है, यानी EMF देता है without flowing the current. चलिए, तो अब ये कहानी समझ में आ गई, लेकिन ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है पहले वो समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक अननोन EMF आपको दिख रहा है, एक गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, और यहाँ पर एक जॉकी की यहाँ पर रहता है, इसको इस पूरे वायर पर चलाते हैं जस्ट लाइक अ मीटर ब्रिज। बट जैसे मान लो मैंने चलाया, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर मान लो किसी लेंथ पर रुक गया, सपोज ये रुका, तो E प्रोपोर्शनल टू L होता है। सर ये क्या है बताता हूँ, E इज इक्वल टू K इंटू L। ये जो K है ना, इसको हम कहते हैं PG। PG का फुल फॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पूरी थियरी में हम नहीं जाते हैं, आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं। पोटेंशियोमीटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि EMF उतना ही मिलेगा जितने का प्रोपोर्शनल लेंथ होगा। 10 वोल्टेज है, मान लो 10 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिला, 20 वोल्टेज है तो 20 सेंटीमीटर पर मिलेगा। लेकिन प्रोपोर्शनलिटी है तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाते ही कांस्टेंट आता है, और वो जो कांस्टेंट होता है ना वही PG है, और ये सर्किट का गिवन होता है। ये हमें निकालना पड़ता है कि हमें निकालना पड़ता है, और के होता क्या है, तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, यानी कितना यहाँ पर वोल्टेज है और टोटल सर्किट की लेंथ कितनी है, इस पूरे वायर की लेंथ कितनी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। यानी अगर मुझे के पता हो तो मुझे अननोन EMF पता चल जाएगा, बिकॉज प्रैक्टिकली आई गॉट द वैल्यू ऑफ L। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक और EMF लगा दूँ, ये इसका एप्लीकेशन हो जाएगा। तो पहले मैं चलाऊंगा, यहाँ पर एक की लगा दूँ, पहले मैं चलाऊंगा, यहाँ पर एक की लगा दो और यहाँ पर एक की लगा दो। जब मैं पहले चलाया इसको टैप करके तो ये तो ऑफ है क्योंकि खुला हुआ है, तो ये काम कर रहा है, तो E1 मिल जाएगा, फिर E2 मिल जाएगा, और ये आपका इक्वेशन बनेगा E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। ये इसका पहला एप्लीकेशन है। इसका जो दूसरा एप्लीकेशन होता है इंटरनल रेजिस्टेंस मापने का, उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, L कैपिटल R ब्रैकेट L1/L2 माइनस में 1। सर ये क्या है, तो कैपिटल R रेजिस्टेंस है, L1 पहली बार में आया नल पॉइंट है, L2 सेकेंड टाइम में आया हुआ नल पॉइंट है। तो यहाँ से सिर्फ ये 2-3 इक्वेशन आपको याद रखने हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, EMF का और इसका। हम इनके क्वेश्चंस भी अभी देखेंगे, आपको पूरी तरह से आइडिया आ जाएगा कि हाउ टू डील विद दिस। तो पोटेंशियोमीटर भी डन। अब एक चीज और बच जाती है और वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। नाम तो सुना ही होगा। अरे आदित्य थोड़ा AC कर दो यार, थक 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 थक, हाँ थोड़ा 17 पे कर दो। तो वेस्टर्न ब्रिज, चलिए बच्चा, वेस्टर्न ब्रिज, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है बाबू लोग, आप लोग के लिए मेहनत चल रही है। तो ये वेस्टर्न ब्रिज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, R1 R2 R3 R4, यहाँ होता है गैल्वेनोमीटर, करेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लीजिए, तो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर होता है। तो क्या होता है ना बच्चा, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होता क्योंकि ये बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज है। तो बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज होने के लिए इसका रेशियो सेम रहता है, यानी R1/R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4। चलिए, ये हो गई आपकी पूरी थ्योरी, पूरे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में। अब हम नेक्स्ट हाफ एन आवर में सवाल बताते हैं आपको, कैसे सवाल आते हैं। लगभग 12 15 20 25 सवाल जितने होंगे सब करेंगे, तो उससे हमें आइडिया आ जाएगा कि यार कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है CUET। तो ये रहा आपका पहला सवाल, पढ़ते हैं। हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इस मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस दे रखा है, स्पीड दे रखा है, करंट पूछ रहा है। देखो दिमाग का खेल है। तो करंट का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन अपॉन में कैपिटल T। कैसे लगाइए आपको बताया था, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो चार्ज की जगह ही होगा, और वो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है तो T होगा। जब गोल गोल घूम रहा है तो स्पीड आपका सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, और टाइम आपका टाइम पीरियड है। सो व्हेन यू प्लेस द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ओवर इन दैट इक्वेशन, तो ये बन जाएगा EV अपॉन 2πr। चलिए वैल्यू रखते हैं, E की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19, V की जो वैल्यू है वो है 2.2 इंटू 10⁻6 2 पाई आपका ऑलमोस्ट 22/7 कर देता है क्योंकि ये करता हुआ दिख रहा है,
और फिर रेडियस आपका है कितना बच्चा लो, 5.3 इंटू 10 पावर माइनस में 11। चलिए अब देखिए इसे सॉल्व करना सिखाता हूँ आपको। ये पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ पर एक 10 और आ जाएगा तो ये -10 हो गया, 22 था ना, तो ये 22 से ये कट गया। यहाँ का एक और पॉइंट हटा दीजिए, ये आपका 9 हो जाएगा क्योंकि 16 था, इसे कट कर दिया तो ये आपका 8 हो गया। अब बचता है आपका 5.3 और ये आपका 7। चलो देखो, तो ये ऑलमोस्ट है 56/53। ये पॉइंट को हटा दूंगा, बाई 10 ऊपर आ जाएगा तो ये आपका 7 हो जाएगा। बचा क्या, जो नंबर्स रह सकते हैं वो 8 सते 56/53। तो ये 1 पॉइंट ही समथिंग हो रहा है, तो चलो एक बार कर भी लेते हैं। 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब 1 पॉइंट समथिंग जो भी है 01 इंटू 01 वाला से ही तो दो लोग हैं, तो जरा इसको कर लेते हैं। पावर देखो कितना, यहाँ पर 7, 19 में से 7 गया तो कितना बच्चा लोग, 12, -12 प्लस में 9 यानी मिली, तो 1.06 मिली एम्पियर अप्रॉक्सी सॉल्व करने का। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है। एक रिंग है जिसकी रेडियस r है, तो रिंग की रेडियस बच्चा लोग r है। चलिए रिंग ले लिया, उसकी रेडियस हमें दे रखा है r। सवालों को देखिए कैसे किया जाता है। फिर उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है, पहला चैप्टर घुस गया इसके अंदर, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। फिर क्या कहता है, परफॉर्मिंग अ रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इस प्लेन। तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस, क्रॉस मतलब समझ रहे हो, ऐसा ये ऐसे घूम रहा है, कितने स्पीड से, ओमेगा से। तो बोल रहा है भैया करंट बताओ। अब जाहिर सी बात है, करंट का फॉर्मूला घूम रहा है तो Q बाई कैपिटल T होगा, और Q की जगह पर लैम्डा इंटू L होगा। T चलो देख लेते हैं। अच्छा लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे, तो लैम्डा आपके एक सवाल में लैम्डा ही है, और L की जगह पर क्या होगा, 2πr। क्यों, क्योंकि चार्ज पूरे सरकमफेरेंस पे है। अब सवाल में T तो है नहीं, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए ओमेगा बराबर 2π बाई कैपिटल T, तो T बराबर में 2π डिवाइड बाई ओमेगा, तो 2π डिवाइड बाई ओमेगा, ये कटा, तो ये आंसर आ गया लैम्डा r एंड देन ओमेगा। है ना आसान, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं बच्चा, पहले गला सुखाते हैं पानी। चलिए बच्चा, गले को राहत, गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप में कम निकलिए इस वक्त, पढ़ाई करिए। एक सेल है, सप्लाई करता है करंट 0.9, सेल की बात कर रहा है, करंट है 0.9 थ्रू अ 2 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि 2 ओम रेजिस्टेंस प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं पता, सेल है 0.9, तो उसका ईएमएफ कुछ होगा पता नहीं, है ना, आई बराबर ई बाई आर प्लस आर, लॉजिक देखिए। फिर क्या कहता है बच्चा, करंट 0.3, ओके 0.3, सेल तो वही होगा, थ्रू कितना ओम, 7 ओम रेजिस्टेंस, तो 7 प्लस स्मॉल आर। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, लेट्स डिवाइड दिस टू इक्वेशन टू गेट द वैल्यू। तो 9/3 कितना हो गया, 3, ई से ही कट जाएगा बच्चा, तो 7 प्लस आर डिवाइड बाई 2 प्लस आर, 3 दूनी 6 प्लस 3r, ये आपका हो गया 7 प्लस आर, राइट। तो 3r माइनस 2r यानी कि कितना हो गया, 2r इज इक्वल टू 1, तो r बराबर 0.5 ओम, दैट्स इट। तो आंसर है 0.5 ओम। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एरिया दे रखा है, करंट दे रखा है, और कहता है कि करंट डेंसिटी, देखिए ये इस तरीके से है, करंट डेंसिटी सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर ये ऐसा है तो परपेंडिकुलर ऐसे होगा, क्योंकि ये 60 है तो ये आपका 30 हुआ, इसके दो कंपोनेंट हुए, cos 30 एंड sin 30। अब आपको पता होगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया कि बच्चा करंट का डायरेक्शन में ही आपका करंट डेंसिटी होता है, तो cos 30 विल बी रेस्पॉन्सिबल, तो J बराबर I बाई ए, आई आपका 2 है, ए आपका cos 30 है, I बाई ए cos 30। तो अब देख लो, cos 30 की वैल्यू √3/2, ऊपर आ गया 4/√3 एंड देन 10 पावर 4, √3 बाई, हाँ यही आंसर है 10 पावर 4। अगला सवाल, करंट डेंसिटी दे रखा है, करंट डेंसिटी दे रखा है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, आपको बोलता है रेजिस्टिविटी। देखिए रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है, एक इक्वेशन अभी यहाँ पर और सीख लीजिए, V बराबर आई आर, V के जगह पर हम लिख सकते हैं ED, और इसके जगह पर रो L, L माने डिस्टेंस अपॉन एरिया, ये कटा, I बाई ए आपका क्या बन गया, J, तो E बराबर J रो। आपको पूछा क्या है बच्चा, रेजिस्टिविटी, तो E बाई J, E कितना है 5 इंटू 10⁻⁻8, करंट डेंसिटी कितना है 2.5, तो पॉइंट हटा दिया, यहाँ पर 50 आ गया, 2 इंटू 10⁻8, ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल को देखिए, थ्योरेटिकल है, यहाँ से यहाँ पर एरिया बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये पहले एरिया कैसे ही छोटी छोटी फिर बड़ी 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 होते जा रही है,
तो कहता है देन द ड्रिफ्ट स्पीड। अब जैसा कि आप ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला देखिए क्या है, तो वी डी बराबर में जे बराबर में एनी वी डी है ना। अब एन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि एरिया बढ़ रहा था तो ड्रिफ्ट स्पीड घटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, डिक्रीजेस। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका एक बहुत प्यारा सा ट्रिक देता हूं मैं आपको। कहता है लेंथ बढ़ा के 100% कर दिया। कोई भी दुनिया में नंबर में इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है बच्चा, उसमें 100 से ही बढ़ाइए, 100% बढ़ोतरी हुई है, यानी 200 बटे में 100 हो गया, इसे आप n बोलो। अब रेजिस्टेंस परसेंटेज के लिए ये ट्रिक हमेशा याद रखो, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%। n आपका कितना आया, 2, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया, तो 3 गुणे 100 यानी 300% इज द फाइनल आंसर। सर क्या भूल गए, परसेंटेज के लिए ये ट्रिक अप्लाई करिए, हमेशा ध्यान रखिए। जैसे मैं बोलूँ 10% मैंने बढ़ा दिया, तो 100 में 110 जोड़ दो और 100 से भाग कर दो। यहाँ 100% बढ़ाया था, 100 में 100 जोड़ा, 200 बटे 100, तो that will be counted as a value of small n, and then use this equation, n square minus 1 into 100, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो आंसर आ जाएगा 300%। ऑलवेज यूज दिस इक्वेशन। और एक और मस्त ट्रिक कमेंट करके बताना, अगर हमने रेजिस्टेंस को 2% घटाया तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा। ऑप्शन पहला 1%, 4%, 4% माइनस में 4%, सॉरी 10%, 4 ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो ये मेथड भी लगा सकते हैं, या फिर हमने एक ट्रिक भी दिया था, अगर आप चैनल के शॉर्ट्स को देखते हैं तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं विदाउट यूजिंग दिस पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कंडक्टर बी डबल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। नाइस। जैसे आर टी बराबर हमने लिखा R0 1 प्लस अल्फा टी, बिकॉज इनिशियल टेम्परेचर तो खुद ही बोल रहा है 0 है। अब कहता है एट व्हाट टेम्परेचर पे जो आपका इनिशियल टेम्परेचर है, व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कंडक्टर विल बी डबल, तो ये आपका हो गया 2R0, R ओरिजिनल 1 प्लस अल्फा एंड देन टी, ये कट गया 2 माइनस 1 1 बाई अल्फा, दैट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। तो अल्फा कितना है 3.9, यानी कि 39 ले लूँ, और 10 पावर में माइनस में 3 है बाबू, ऊपर चला गया 10 हो गया। ठीक है चलिए, तो 10 भागे 39 कर देते हैं, 0.0, तो 40 या 120, 40 39 दूनी 96 दूनी 18, 98, 39 इंटू 2 नहीं 78 है, तो 39 इंटू 3 चल देते हैं, 3 9 3 27 7 3 9 2 11 नहीं, 39 इंटू 2 चलते हैं, 39 इंटू 2, तो ये आपका 78 हुआ। तो 0.2 से रिलेटेड कौन सा आंसर है, लेकिन सेल्सियस और केल्विन दोनों में है, फिर भी एक डिजिट आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ लगभग 22 आ रहा है, फिर आपका पॉइंट है ही। सही है ना, हाँ जी। अब यहाँ पर हम हमारे मैथ्स के टीचर को बुलाएंगे, आदित्य, आदित्य, हमारे मैथ्स के टीचर शुक्ला जी को इनके ट्रिक्स पता है। देखिए कैसे दिन आ गए कि मैं भाग करना गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुकता हूँ, ये टास्क आपको देता हूँ, सॉल्व करके इसका आंसर लाइए, ठीक है, डन। चलिए बच्चा, तो कोई नहीं, हमारा शुक्ला सर होते तो इसे चुटकियों में सॉल्व कर देते, बट बाबा एसएसपी भी आपका टाइम नहीं लेंगे, तो कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा चैट सेक्शन में, ठीक है। होपफुली ये 256.4 डिग्री सेल्सियस है, इसमें टाइम नहीं लेते। चलो आगे बढ़ता हूँ, सही जा रहा हूँ ना मैं, अरे भाई ठीक है, इतना अभी दिमाग लगाएंगे इसको तो टाइम जाएगा, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल देखिए, यू आर गिवन एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, आपको एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स यानी कि सभी की जो वैल्यू है वो ऐसे आपके स्मॉल आर ऐसे एन लोग हैं, फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसकी वैल्यू एन आर हो गई, एंड पॉसिबल मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड, फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द पॉसिबल मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू के लिए पैरेलल ही होगा, पैरेलल में 1 होता है ना, तो ये वैल्यू कम हो जाती है, तो ये आर मिनिमम की वैल्यू आर बाई एन हुआ, एंड देन दे आर कनेक्टेड इन वे टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस, तो आर मैक्स, तो पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा वैल्यू की सीरीज में होती है, फिर आपसे कहता है द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम, जब आप इसका रेशियो लेंगे बच्चा तो 1/n², सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा सवाल, ऐसे सवाल अगर बनाने लगे तो आपको कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। सो हियर इज द क्वेश्चन, पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो चलिए हम यहाँ पर एक रिंग लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट बनाते हैं P,
यहाँ पर एक पॉइंट बनाते हैं Q, और P and Q are 2 points on a uniform ring of resistance capital R. P and Q are the 2 points on a uniform ring of resistance R. तो ये पूरे रिंग का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है. O is the center. O is the center. Okay. If the part PQ of the ring subtends an angle theta, यहाँ पर बोल रहा है एंगल आपका थीटा है. फिर कहता है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q विल बी. तो P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा. ऐसा एक बैटरी समझो. तो यहाँ एक रेजिस्टेंस आएगा सपोज R1, और यहाँ एक रेजिस्टेंस आएगा सपोज में R2. एज पर द फॉर्मूला R बराबर में रो एल अपॉन में A. ना आप वायर को खींच रहे हो, ना ही तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हुआ है. तो वायर का मटेरियल चेंज नहीं हुआ इसलिए रो कांस्टेंट, और वायर की मोटाई चेंज नहीं हुई तो A कांस्टेंट. सिर्फ वायर का लेंथ चेंज हो रहा है. तो बेसिकली यहाँ से R प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया. यानी जो हमारा R1 होगा, चलो K कांस्टेंट सिग्मा मान लिया, यहाँ पे K मान लो, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, लेंथ. इसका लेंथ कितना होगा बच्चा. तो आर्क का वैल्यू निकालने के लिए होता है रेडियस मल्टीप्लाई बाई थीटा. सही कैसे, बहुत ही कॉमन सेंस. ये आपका आर्क है, मुझे लेंथ चाहिए, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस. तो आर्क बराबर बच्चा लो थीटा मल्टीप्लाई बाई रेडियस, तो R1 मिल गया. इसी तरीके से अगर हम R2 निकालेंगे तो R2 आपका हो जाएगा K R एंड देन 2 पाई माइनस में थीटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो एंगल की वैल्यू है वो 360 में से घटाने के बाद ही मिलेगा. अब मुझे दोनों रेजिस्टेंस मिल चुके हैं. अभी दोनों ही रेजिस्टेंस देखिए पैरेलल में, क्योंकि अगर बैटरी के यहाँ से करंट चलेगा तो यहाँ कुछ जाएगा, यहाँ करंट कुछ जाएगा. सो बोथ दिस रेजिस्टर्स आर नॉट इन सीरीज बट दे आर इन पैरेलल. तो आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही पूछ रहा है. सो दैट इज गोइंग टू बी मम्मी मल्टीप्लीकेशन अपॉन में एडिशन. तो मल्टीप्लीकेशन करने जाएंगे तो चलिए कर लेते हैं. सो के आर थीटा इंटू के आर 2 पाई माइनस थीटा. ऊपर से फिर इसको जोड़ना भी है, तो जोड़ते समय हम के आर को कॉमन ले लेते हैं. अंदर बच गया थीटा प्लस 2 पाई माइनस में थीटा. सो ये थीटा से थीटा कट गया, राइट. के आर से आपका के आर कट चुका है. अब आपका ऊपर बचता है थीटा इंटू के आर 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई बच्चा लोग 2 पाई. दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है बिकॉज के यहाँ पर कांस्टेंट है. अब इस आर इक्विवेलेंट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से. हमारा जो पूरा आंसर आ रहा है वो किस टर्म्स में आ रहा है, आर थीटा के टर्म्स में, कैपिटल आर के टर्म्स में आ रहा है. यानी प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, हमें कैपिटल आर यहाँ लाना पड़ेगा जबकि यहाँ पर के आ रहा है. अब जरा ऐसे सोचिए, पूरे रिंग का जो रेडियस था वो कैपिटल आर था, और पूरे रिंग की जो लंबाई थी के इंटू एल के हिसाब से, तो लंबाई है 2 पाई आर. यानी मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, जो हम के और स्मॉल आर दिख रहा है, के और स्मॉल आर, उसके जगह पर कैपिटल आर अपॉन 2 पाई कर दें, क्योंकि आपके किसी भी आंसर में स्मॉल आर नहीं दिख रहा. तो के आर के जगह पर हो गया, के आर के जगह पर हो गया आर बाई 2 पाई. तो के आर के जगह पर हो गया आर अपॉन में 2 पाई, यानी थीटा 2 पाई माइनस थीटा आर अपॉन में 2 पाई ऑलरेडी था तो 4 पाई का स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. आर थीटा 2 पाई माइनस थीटा एंड 4 पाई स्क्वायर. आर थीटा 2 पाई माइनस थीटा, कहीं तो कुछ तो मिस्टेक है. आर थीटा 2 पाई माइनस थीटा, ये रहा ना, आर थीटा 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 4 पाई स्क्वायर. 4 पाई स्क्वायर सही तो है, ऑप्शन नंबर 1. गुड क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है ये. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं. बच्चा सेम ऐसा ही पैटर्न दिख रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है, पढ़ते हैं इसको. एंड बी अवेयर फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. वायर है, सर्कुलर शेप है, हैज 10 ओम रेजिस्टेंस. पूरे वायर का RW that is 10 ohm resistance. ठीक है. The resistance of wire per 1 meter length is 1 ohm. यानी हर एक मीटर में 1 ओम रेजिस्टेंस है. If the equivalent resistance between A and B is 2.4, चलो मान लो कि ये जो वैल्यू है वो आपकी R1 है, यानी कि इसे हमने X मान लिया, तो ये जो वैल्यू है वो आपकी 10 माइनस में X हुआ. ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का सम आपके 10 के बराबर है और दोनों अब पैरेलल में हो गए. तो x इंटू 10 माइनस एक्स मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन इज इक्वल टू क्या बच्चा, R इक्विवेलेंट. और R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो आपकी 2.4 आ रही है, यानी x इंटू 10 माइनस में x इज इक्वल टू 24. सो 10x माइनस में x स्क्वायर
इज इक्वल टू 24. सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस 6 एंड x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. सो x बराबर 6 और x इज इक्वल टू 4. अब आपको मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम ए से बी की तरफ ये छोटा वाला माइनर आर्क. सो उसका आंसर होगा 4 ओम, क्योंकि हर एक मीटर में 1 ओम था तो उसकी जो लेंथ हो गई वो 4 मीटर हो गई. यही तो पूछा है, ए बी विल बी इक्वल टू 4 मीटर. 4 ओम का आपका आंसर है, बट हर एक ओम में 1 मीटर है, तो 4 ओम में कितना आंसर, दैट इज 4 मीटर. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. देखिए, सीरीज पैरेलल के सवाल पूछे जाते हैं. यहाँ बोलता है कि भैया बताओ ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस, इसके बीच में. ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि सब जगह पर रेजिस्टेंस एक जैसा है. इसको सिमेट्री प्रॉब्लम से सॉल्व कर लीजिए. सिमेट्री प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जिन दो वायर के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचिए, फिर राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑब्जर्व करिए. यानी इतने हिस्से में देखिए और इतने हिस्से में देखिए, रेजिस्टेंस सेम है, मतलब मिरर जैसा दिख रहा है. जितना राइट साइड में ये चीज़ दिख रहा है उतना ही लेफ्ट साइड में दिख रहा है. तो इस डॉट डॉट पे आने वाले तमाम वायर को हटा दीजिए. इसे नहीं, ये देखिए ये ऐसे है, इस पर आने वाले तो कौन आ रहा है, ये आ रहा है. क्या ये आ रहा है, नहीं, ये ऐसे ऐसे है. इस वायर के सॉरी इस डैश डैश के अलोंग रेजिस्टेंस हटा दो, तो अब ये है ही नहीं. तो ये दोनों सीरीज हो गए 2R, ये सीरीज हो गया 2R, ये 2R और ये R, तीनों पैरेलल में है. यानी आंसर 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R. सो 2/2R यानी 1/R प्लस 1/R, तो R²/2R यानी आंसर आपका हो जाएगा R/2. बढ़िया. अगला सवाल किरचॉफ रूल पर बेस्ड है. आपको बोलता है ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालो. तो आपको रूल क्या सिखाया था, करंट जहां से एंट्री ले वो प्लस, जहां से निकले माइनस. बैटरी का बड़ा डंडा प्लस, छोटा डंडा माइनस, करंट घुसा है प्लस माइनस. ए से स्टार्ट करिए, ए पॉइंट का वोल्टेज इतना, फिर आप इधर गए -2 × 1/4 यानी कि -1/2, फिर -1, फिर ये आपका -1/2 इक्वल्स टू VB. तो ये आपका 2 वोल्टेज इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +2 वोल्टेज नॉट माइनस. आंसर. चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन को देखिए एंड हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वेरी इंटरेस्टिंग. तो सबसे पहले यहाँ पर देखो x है, ये x, ये भी आपका x हो गया. फिर ये आपको कुछ मान लो, आपको जो भी मानना है. ये अगर आप y ले रहे हो तो y, इसे आप कोई z पॉइंट ले लो, तो z. तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए 3 ही पॉइंट है, x y z. आउटर कौन है, x और y, तो आउटर बना दो और फिर बीच में z बना दो. ऐसे ही करना होता है ऐसे क्वेश्चन को. अब आप अपने आप से पूछो, और x और z के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, एक. z और x के बीच में एक और आ गया, और कोई है, x और y के बीच में है, ये रहा, x और y के बीच में है. फिर बच्चा y और z के बीच में है, ये लीजिए y और z के बीच में, और कोई है z और y के बीच में सबसे लास्ट है, तो ये भी हो गया. नाउ इट्स वेरी वेरी इजी. तो ये दोनों आपके पैरेलल, आंसर R/2, पैरेलल R/2, R/2 प्लस R/2 दैट इज R. ऊपर वाला पैरेलल, आंसर R/2. सो आंसर इज R/2. हाउ इजीली यू आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. रिकॉर्डिंग है, बहुत प्यार से देखोगे तो यू विल बी इन लव विद फिजिक्स. फिर आपको लगेगा यार ये इंसान पहले क्यों नहीं मिला, राइट. कमेंट कर देना बच्चा लोग. अनदर क्वेश्चन, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B. ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने CUET में. सबसे पहले देखिए 3 और 3 सीरीज में है, 6 और 6 पैरेलल में है, 36/12 यानी 3, यहाँ तक 3 हो गया. फिर 3 और 3 6 × 6 3, 3 और 3 6 × 6 3, 3 3 6 एंड देन 3. तो 6 × 3 अपॉन 6 प्लस 3, 18/9. आंसर इज 2. ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, ये 3 और ये 3 सीरीज में है, आंसर इनका 6 है. इस 6 के साथ ये 6 पैरेलल है, तो 6 × 6 / 6 + 6 3 आया. तो अब 3 फिर ये 3 सीरीज में है, फिर से इनका आंसर हो जाएगा 3. फिर 3 और 3 सीरीज में है, फिर से इसका आंसर हो गया 3. अरे ऐसे. फिर ये 3 और ये 3 सीरीज में, यानी 6 और 3 पैरेलल में है, तो 6 × 3 अपॉन 6 + 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस बेस्ड ऑन दैट पॉइंट मेथड. ये x, तो अब ये x नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस आ गया. ये ओवरलैपिंग है, ये आपका y, एंड इसे आप कोई पॉइंट ले लीजिए z, और इसे कोई पॉइंट आप ले लीजिए x y z w. ठीक है, ध्यान से देखो तो x
और वाई, जेड और डब्ल्यू बीच में ही रखिएगा, ऐसे पॉइंट कभी भी रहे तो। अब एक्स और जेड के बीच में क्या है, क्या रेजिस्टेंस एक्स और जेड के बीच में है, ये देखो, तो एक्स और जेड के बीच में रेजिस्टेंस, यू नो दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेस्टर्न ब्रिज। फिर एक्स और डब्ल्यू के बीच में है क्या, जी हाँ है, रेजिस्टेंस सेम है। जेड और डब्ल्यू के बीच में, जेड और डब्ल्यू के बीच में ये रहा। जेड और वाई के बीच में, जेड एंड वाई के बीच में ये रहा रेजिस्टेंस। वाई और डब्ल्यू के बीच में, तो वाई और डब्ल्यू के बीच में ये रहा रेजिस्टेंस। ये वाला खाली है तो ये वेस्टर्न ब्रिज है। यानी सीरीज 4 4 8, सीरीज 4 4 8 8 और 8 पैरेलल, तो 8 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8 64 अपॉन 16, द आंसर वुड बी 4। वेस्टर्न ब्रिज में कभी भी सारे रेजिस्टेंस सेम हो तो आपका आंसर वही रहता है, उसे चेंज ना करें। जैसे 4 4 4 था, शॉर्टकट याद रखो, डायरेक्ट 4 ही आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल ट्राई करें बच्चा लोग। So the next question we have is 1.5 ohm, 3 ohm and 6 and 2। ध्यान से देखिए, तो ये दोनों पैरेलल है। इसका आंसर हो गया 12 बटे में 8, 3 बटे में 2, 15 दूनी 30, यानी 1.5। ये 1.5 सीरीज में, यानी कि 3 और 3 पैरेलल में है। तो अगर पैरेलल में है तो क्या होगा, 9/6, ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। करंट चाहिए I बराबर V/R, तो 9 अपॉन में 9/6 कटा, तो आपका आंसर 6 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, यूनिफॉर्म कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 20 इक्वल पीसेस। तो अगर R को आप 20 इक्वल भागों में तोड़ते हैं तो सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू R/20 हो गई। हाफ ऑफ देम यानी कि 10 लोगों को आर जॉइंट इन सीरीज, तो ये आपका हो गया 10R/20 यानी R/2। तो जो सीरीज का आंसर था वो R/2 हुआ। एंड हाफ ऑफ देम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में R/n होता है, तो एक की वैल्यू आपकी कितनी थी, R/20, और ये आपका R/n या आपका R/200। अब क्या कहता है, इफ टू कॉम्बिनेशंस आर जॉइंड इन सीरीज, यानी R/2 प्लस R/200 को इसमें जोड़ दिया तो 200R प्लस ये आपका हो गया 202R, और बटे में 2 इंटू 200 काट दीजिए, जिससे भी कटता है ये, 2 से कटेगा तो 101, 2 से कटेगा तो 100, यानी कि 101 डिवाइडेड बाई 200। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर CUET बच्चा लोग। नेक्स्ट अगला सवाल है, व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू मूव विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द कॉपर कंडक्टर 3 मीटर लॉन्ग एंड कैरिंग करंट इतना। क्रॉस सेक्शन दिया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया है। अब देखिए यहाँ पर समय की चर्चा कर दिया, तो I/A बराबर में J था, J बराबर में था NE/VD की जगह L/T कर दो। हमारे पास करंट है 3, हमारे पास एरिया है 2 इंटू 10⁻⁻⁶, राइट। हमारे पास नंबर डेंसिटी है 85 इंटू, यहाँ पर डिवाइड बाई 10 करूँगा, ऊपर जाएगा तो 27 हो जाएगा। E आपका है 1.6 यानी कि 16 इंटू 10⁻⁻19, तो -18 कर दूँ, नहीं, यहाँ 28 था ना, तो डिवाइड बाई ये 29 होना चाहिए, और ये आपका 20 होना चाहिए। ऐसी गलतियाँ ना करें, बराबर। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, तो यू कैन राइट 16/10, 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻20 हो जाएगा, -1 होगा तो नहीं, यहाँ तो 27 ही रहेगा, यहाँ -1 हुआ ना, ओके। 28 डिवाइड बाई 10 ऊपर गया तो ओके। चलिए, तो ये हो गया। लेंथ भी दे रखा है क्या, 3 मीटर, गुड। और ये आपका टाइम, ये हमें चाहिए। तो बच्चा करंट, तो ये तो कट रहा है, ये कट गया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब मल्टीप्लिकेशन में ही तो है, तो 16 दूनी 32 गुणे 85 कर दो, 85 गुणे 32, 5 दूनी 10, 17, 5 थे 15, 1 8 3 24, 1 25, तो 0, 7 5 12 के 2 हाथ से लेके 5 1 6 1 7 एंड 2720 समथिंग, तो 2720 इंटू 10 पावर यहाँ 27 में से 20 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7, और कोई है 16 दूनी 32, तो 27 में से 20 गया तो 7 में से 6 गया तो 1 बच्चा लोग, यानी कि 2.72 यहाँ पर लेके जाते हैं तो प्लस में आता है, 3 1 4, 10 पावर 4 आ रहा है, 2.72 10 पावर 4 सेकेंड। नेक्स्ट
मासेस ऑफ 3 वायर्स ऑफ कॉपर आर इन द रेशियो, ये मासेस दे रखा है, मास रेशियो, और ये क्या है, ये है लेंथ रेशियो, और रेजिस्टेंस पूछ रहा है। वेरी इजी, आर बराबर हम जानते हैं रो एल अपॉन में ए। तो यहाँ पर लेंथ तो इक्वेशन में आ चुका है, एरिया मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं इसे हटाने के लिए यहाँ पर लेंथ से मल्टीप्लाई लेंथ से डिवाइड किया। ऐसा क्यों, तो देखिए अभी आप खुश हो जाएंगे, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू density is equal to mass by volume, so volume is equal to mass by density, right? So rho L square mass and then by density, this is resistivity constant, density constant, तो L square by m, तो L का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, अपॉन में m आपका 5 है, 3 का स्क्वायर 9, वहाँ पर देखिए डिवाइड बाई 3 है, और 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और वहाँ पर देखिए तो 1 है, तो ये हो गया आपका 3, यानी बच्चा 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5, 15 और 125, 115 एंड 125, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर इज 20 ओम, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 3 वोल्ट बैटरी। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर, देखिए ध्यान से देखिए, तो पोटेंशियोमीटर में यहाँ पर एक बैटरी होती है, पूरा का पूरा वायर का यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 3 वोल्ट बैटरी, तो ये 3 वोल्ट बैटरी एंड अ 10 ओम रेजिस्टेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ इसका दे रखा था क्या पहले से, हाँ ये पूरा 10 मीटर लंबा दिया है, लेकिन वो आपको ये 30 सेंटीमीटर के लिए बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। बहुत सिंपल, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, ऐसा पोटेंशियोमीटर के सवाल फिर आपसे बनने लगेंगे। मुझे बच्चा अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता है 30 ना, तो मुझे ये वोल्टेज 30 सेंटीमीटर के क्रॉस निकालने के लिए मुझे सिर्फ के निकालना होगा। एंड हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ के, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो के निकालने का तरीका सीखते हैं, के निकालने का तरीका देखिए ध्यान से। सर व्हाट इज दिस, कॉन्सेप्ट में जा रहा हूँ, वैसे इसका पूरा फॉर्मूला मुझे पता है, ठीक है। आइए देखिए, तो ये जो 3 वोल्टेज है पूरा, या इस ऐसा समझिए कि इस पूरे सर्किट से चलने वाली हम करंट को निकाल लेते हैं। I बराबर 3 अपॉन में ये रेजिस्टेंस 20 प्लस 10 30, ये आपका 1/10 हो गया, है ना। अब मुझे करंट पता चल गया यार, इस पूरे सर्किट से चलने वाला करंट पता चल गया। तो अगर मुझे करंट पता चल गया है बच्चा, तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता है कितना, 10 इज इक्वल टू आई इंटू आर। चलिए बच्चा, इस क्वेश्चन को एक बार वापस आपको पूरा डील कराते हैं। तो मुझे 30 सेंटीमीटर का निकालने के लिए के इंटू एल करना पड़ेगा। एल आपका 30/100 है। प्रॉब्लम अब यहाँ पे के पे है, तो अभी इस के को फाइंड करने के लिए हम लॉजिक लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले इस पूरे सर्किट का करंट निकाल लीजिए। तो आई बराबर कितना, 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 20 प्लस 10 30 हो गया, यानी 1/10 हो गया, करेक्ट ना। अब अगर इस पूरे वायर के अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालना था, पूरे वायर के अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालना था, तो V बराबर में हम क्या करेंगे, I अपॉन पूरे वायर का रेजिस्टेंस लेंथ वाइज। तो I की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, ज़रा थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो I की जगह पर ये जो भी ड्राइविंग वोल्टेज है वो अपॉन कैपिटल R, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जो भी लेंथ का है, ये वाला रेजिस्टेंस 10 और ये पूरे रेजिस्टेंस का लेंथ जो कि 20 दिया है, इनटू प्यारे बच्चा ये आपका जो RL है ना, उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, V बराबर I इंटू आर हो गया। तो I के जगह पर तो V/R, एंड देन इस RL के जगह पर हम क्या लिखेंगे, पूरे लेंथ का रेजिस्टेंस। तो जैसे यहाँ पर ना एक यूनिट को डिफाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि रेजिस्टेंस, क्योंकि लेंथ कितना भी दिया जा सकता है, तो आप ऐसे करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। जैसे आप मान लीजिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को सोचते हो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मान लीजिए कि लैम्बडा, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यानी कि इतने लेंथ में इतना रेजिस्टेंस, हमने लैम्बडा कांस्टेंट डिफाइन कर लिया। तो जो पूरा रेजिस्टेंस हुआ वो आपका हो गया लैम्बडा टाइम्स ऑफ ये, तो एल लेंथ के लिए ये हो गया लैम्बडा इंटू एल। अब जरा सोच करके देखो कि ये जो ड्राइविंग वोल्टेज है ये आर, और ये जो आर एल है और ये जो लैम्बडा है वो कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ कैपिटल एल। तो यही आप लोगों के लिए क्या हुआ, के की वैल्यू हुई।
यानी कि पीजी पोटेंशियल ग्रेडियंट। यही चीज़ अगर आप समझ गए तो कभी गलती नहीं होगा, क्योंकि ये लेंथ कुछ भी हो सकता है, अभी 30 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये डिफाइन करना ही पड़ेगा लैम्डा, क्योंकि अब मेरे 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 2 पॉइंट के कोई भी ए और बी मान लो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट, बी डी आर और आर एल सब कांस्टेंट है। तो चलिए अब के निकाल लेते हैं। तो के ड्राइविंग वोल्टेज आपका 3 हो गया, कैपिटल आर ये 10, पूरे लेंथ का रेजिस्टेंस 20 इनटू ये देखिए लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या है बच्चा लोग, आर बाई एल। आर आपका कितना है 20/10, तो कितना हो गया 20 10 30, ये 0 से 0 कट गया, तो 3 इंटू 2 6/30 यानी कि 1/5 मिल गया। कि यहाँ रख दीजिए, तो 1/5 इंटू 30 डिवाइड बाई 600, ये कटा, ये आ गया 0.06। अगर आप ऐसे याद रखोगे ना के की वैल्यू ड्राइविंग वोल्टेज अपॉन आर प्लस आर एल, लेंथ का पूरे लेंथ का रेजिस्टेंस, एंड देन लैम्डा इंटू एल, कभी गलती नहीं होगी। सो हियर इज द सॉल्यूशन एंड द करेक्ट आंसर इज 0.06 वोल्टेज। चलिए ये देखिए, एक पोटेंशियोमीटर सर्किट है, शोन इन द फिगर द बैलेंस लेंथ ए जी 60 सेंटीमीटर है। तो ए जे इज नॉट ए जे 60 सेंटीमीटर व्हेन स्विच एस इज ओपन। तो जब स्विच खुला है ना, तो इसका मतलब है सर्किट के अंदर एक नल पॉइंट आया जिसकी वैल्यू है 60 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर हमने जो वैल्यू निकाला वो 5 ओम था रेजिस्टेंस का, फिर बैलेंस लेंथ आपका आ गया 50। इसमें आंख बंद करके आप ये फॉर्मूला लगाओ, कैपिटल आर L1 बाई L2 माइनस में 1। ये याद रखिएगा, तब वाला नल पॉइंट रहेगा जब की ओपन होगा। इसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर के थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस को मापने वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और जब कैपिटल आर रेजिस्टेंस गिवन हो 5, तब ये नल पॉइंट है। अब तो बहुत आसान हो गया, तो कैपिटल आर आपका 5, L1 आपका कितना है बच्चा 60, L2 आपका कितना है बाबू लोग 50, माइनस में 1, ये कटा, 5 इधर चला जाएगा, 6 में से 5 कट जाएगा, तो आपका आंसर 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। n आइडेंटिकल सेल्स, तो ऐसे n सेल्स हैं, n सेल्स, ईच ऑफ EMF, सबका EMF E, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है R, कनेक्टेड पैरेलल विथ रेजिस्टेंस कैपिटल R, करंट फ्लोइंग थ्रू दैट। तो I बराबर EMF देखिए पैरेलल में चेंज नहीं होता, वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल R उतना ही, लेकिन अगर n आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हुआ, तो वो हो जाएगा R बाई एन ना। जैसे कि मान लो दो रेजिस्टेंस, एक की वैल्यू है 3 और दूसरे की वैल्यू है 3, ऐसे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो 1/3 प्लस 1/3 2/3, बट वो 1/r की वैल्यू है, तो R आपका कितना हो जाएगा 3/2। वैसे ही 3 मेरी वैल्यू है और डिवाइड बाई 2 उतनी संख्या है, तो सब यहाँ पर R थे, तो R बाई एन ये ऊपर चला जाएगा, तो NE अपॉन स्मॉल r प्लस में NR। देखिए कौन सा ऑप्शन है, NE अपॉन में NR प्लस R, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अ वायर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स एरिया, ये तो आपको तुरंत बता दिया था बच्चा कि R प्रोपोर्शनल टू 1 में a स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/n टाइम्स बताया गया है। सो व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। चलिए, तो प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर के हिसाब से बच्चा लोग ये तो 1/n का स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट, यहाँ पर आप शॉर्टकट लगा सकते हैं, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, बिकॉज P बराबर में होता है I²R। अगर मैं इसे 1% बढ़ा रहा हूँ तो आप ये लगा सकते हैं 1.01 का स्क्वायर इंटू माइनस में 1 इंटू 100%, ऑलमोस्ट आपका आंसर 2% आएगा। चलिए एक ट्रिक देता हूँ, 1% से 9% के बीच में जो भी आंसर हो हमेशा डबल होता है। सर ये 1.01 कहाँ से आया, 1% बढ़ाया तो इट्स लाइक 101, 100 से बढ़ाते हैं 100 से घटाते हैं, पहले ही बताया था, तो 101/100 यानी 1.01। सो 1.01 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, यू विल गेट द आंसर दैट इज 2%। फिर से रिपीट करता हूँ ट्रिक को, अगर आपका परसेंटेज का क्वेश्चन 1% से 9% के बीच में है तो उनका डायरेक्ट डबल करिए, चाहे वो बढ़ रहा हो चाहे वो घट रहा हो, आपका आंसर वही रहेगा। सो योर आंसर विल बी 2% इंक्रीजेस। अगर माइनस में यहाँ डिक्रीजेस होता ना क्वेश्चन में, यहाँ डिक्रीजेस आता। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सर्किट इफ द हीट evolved in the 10 ohm resistor,
इस 10 ओम के रजिस्टर में जो हीट इवॉल्व हुआ है बच्चा लोग, वो है 10 कैलोरी पर सेकेंड। ठीक है, सो हीट इवॉल्व इन द 4 ओम रजिस्टर विल बी, तो यहाँ पर कितना हीट इवॉल्व होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलिए इसे भी करते हैं। चलिए बच्चा, तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू हम उसे देखते हैं, तो ये है 10 कैलोरी पर सेकेंड, यानी जो हीट है, मान लीजिए इसमें से चलने वाली करंट आपकी I1 है, तो I1 स्क्वायर R, अब ये आपको 10 दे रखा है, I1 मुझे नहीं पता, रेजिस्टेंस जो है 10 ही है, तो I1 की वैल्यू जो है निकल के आ गई 1। अच्छा, I1 निकल गई। अब इतना तो कंफर्म है बच्चा लोग कि ये दोनों लाइन पैरेलल में है, तो पैरेलल में हम कह सकते हैं ऊपर वाले से जाने वाली करंट I2 IR, और नीचे वाले का जो IR है I इंटू आर वोल्टेज, क्योंकि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज बोथ आर इन पैरेलल, मस्ट बी इक्वल। तो 9 इंटू I2 एंड देन नीचे हम कर सकते हैं I1 जो कि 1 आ ही चुका है, इंटू 10, सो आपको I2 मिल गया, दैट इज 10/9। नाउ वेरी इजी, अगर आपको I2 मिल चुका है तो हीट इज इक्वल टू I2 स्क्वायर इंटू आर। I2 कितना 100/81 इंटू रेजिस्टेंस 4 ओम से बोल रहा है, तो 400/81 अगर आप करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका आंसर 5 के करीब आता है। दैट्स इट। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर अगला सवाल लेते हैं, एंड बल्ब्स का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीख लेते हैं। देखिए पहले सवाल सीख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो बल्ब के किसी भी क्वेश्चन के अंदर ना आपको क्या जानकारी रखनी है, पहले तो इनका पावर और वोल्टेज दिया रहता है, रेटिंग पावर और वोल्टेज। तो यहाँ से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एज पर द फॉर्मूला P बराबर V²/R, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R, दैट इज V²/P, ये निकाल सकते हैं। अगर बल्ब सीरीज में हो ना तो P1 P2 अपॉन में P1 प्लस P2, और अगर बल्ब पैरेलल में हो ना बच्चा तो डायरेक्टली P1 प्लस P2। हम यहाँ देखिए 220 वोल्टेज 100 वॉट के बल्ब है, पहले कनेक्ट हुए हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में हम 100 + 100 200 कर देंगे। उसके बाद टोटल पावर इन बोथ द केसेस, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, तो अच्छा पहले सीरीज में है, तो सीरीज में आपका हो गया 100 × 100 अपॉन 100 + 100, 100 + 100 कितना हो गया बच्चा लोग 200, यानी 50। तो आपका आंसर 50 वॉट एंड देन 200 वॉट, 50 वॉट एंड देन 200 वॉट। तो इस तरीके से ये होता है यहाँ पर समाप्त। सारे आंसर भी एक बार आप मैच कर लीजिएगा। चलिए, तो दैट्स इट बच्चा लोग। तो हमने कल के क्लास में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक किया, कैपेसिटर को छोड़ के रखा है, कैपेसिटर का वेटेज बहुत कम है। आप चाहें तो मेरे प्रचंड बैच के कैपेसिटर वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, फिर भी अगर आप वो कैपेसिटर सेपरेटली चाहिए तो हम कर देंगे, कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर होगा। तो आप ये 1 शॉट वीडियोस देखिए, क्योंकि 21 तारीख को आपकी एग्जाम है, इससे बेहतर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बाकी सब जगह पर 3-3 4-4 घंटे की अननेसेसरी टाइमिंग वाले वीडियोस होंगे जिसमें आपका टाइम जाएगा। इन्हें करने के बाद 1 घंटे की वीडियो देखने के बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद ही करनी है। याद रखिएगा, सेल्फ स्टडी आपको करना है, जिस टीचर से आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं वो नहीं जाएगा। तो ऐसे दिखाने के लिए बहुत सारे लोग 5-5 6-6 घंटे की वीडियोस डाल देंगे, हम भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट पहले आपको पूरा ओवरव्यू दे रहे हैं पूरे सिलेबस का, CUET का। तो आप इन 1 शॉट के वीडियोस को देखते हुए सेल्फ प्रैक्टिस करिए, और उसके लिए हमारे मॉक टेस्ट को जरूर खरीद लीजिए। मात्र 500 रुपीज़ है बच्चा लोग प्राइस। क्लास 24 एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है, मोर देन मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स भी हैं। तो आप उसे डाउनलोड करके CUET प्रिपरेशन पर जाएंगे, वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे अपनी प्रिपरेशन CUET, तो आपको हमारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें इंग्लिश, जनरल टेस्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री कुल मिलाकर के 40 पेपर होंगे। उन्हें एक बार दीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। इसके अलावा आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चा लोग, बाकी के हमारे चैनल जहाँ पर हम करियर गाइडेंस रिलेटेड एंड फिजिक्स की ट्रिक्स की वीडियोस भी डालते हैं। सो इन्हें भी जरूर एक बार अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें एंड मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।